चलिए दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज हम इस वीडियो में साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें फिजिक्स की मोशन चैप्टर यानी टॉपिक से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना देर करते हुए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि किस निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है। तो किसी भी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहेंगे? तो कहेंगे वेग। और वेग बराबर जो होता है, वेग बराबर क्या होता है? मीटर सेकंड में से ज्ञात किया है, मीटर सेकंड में से मापा जाता है। ठीक है। और इसका डायमेंशन जो होता है, वो डायमेंशन क्या होता है? m0l(t-1). ठीक है, इसका डायमेंशन होता है, वेग का डायमेंशन होता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा। जो कह रहा है जब किसी पिंड का वेग जब समरूप होता है तो किस स्थिति में समरूप होता है। तो वेग का सिर्फ मान नियत होता है तब समरूप होता है। वेग में सिर्फ दिशा नियत होता है, वेग का मान और दिशा दोनों नियत होता है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, तो किसी पिंड का वेग जो समरूप कहा जाएगा वो कहा जाएगा, कौन सा आंसर इसका हो जाएगा? तो किसी पिंड का वेग समरूप जब कहा जाएगा तो वो कहा जाएगा वेग का मान और दिशा जब दोनों कांस्टेंट हो तभी कहा जाएगा कि विवेग है जो समरूप है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। तो चाल बराबर क्या फार्मूला होता है? तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड बराबर ये फार्मूला होता है, तो इसी से निकल जाएगा संबंध। तो एस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि तत्कालीन वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु डॉट डॉट डॉट। तो तत्कालिक वेग और औसत वेग कब बराबर होता है? इन चारों ऑप्शन में देखेंगे कि तत्कालिक वेग जो होता है, और तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु क्या होती है? जब वस्तु जो होती है शून्य त्वरण से जब होती है, तो ये तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसी भी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड को कहा जाता है। तो किसी भी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड को क्या कहेंगे? तो पिंड को कहेंगे, ये जो 5 नंबर हो जाएगा, वेग समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे? 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। किसी भी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, पिंड का वेग समरूप रहता है, तभी है जो विस्थापन समय के अनुपात समानुपाती पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विस्थापन बराबर एक फार्मूला ही बात कर लेते हैं। तो विस्थापन यानी कि एस बराबर क्या होता है? तो एस बराबर भी इंटू टी होता है। ठीक है,
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी का समानुपाती होता है। तो मुक्त अवस्था में जब गिरती हुई पिंड का और तय की गई दूरी का किसके समानुपाती होता है, इन चारों ऑप्शन में देखेंगे। तो चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर हो जाएगा? तो देखिए कि जब क्या होता है कि मुक्त अवस्था में गिरती हुई एक पिंड है, तय की गई दूरी के समानुपाती होता है जब गिरने के समय जो क्या होता है, गिरने के समय का वर्ग जब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 5 kg है, क्या है, 5 kg की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल पर लगाने से प्राप्त त्वरण क्या होगा? तो देखिए फार्मूला होता है F बराबर एम ए, होता है ना, F बराबर एम ए से ही हम निकालेंगे। तो त्वरण पूछा जा रहा है तो त्वरण निकालेंगे। चलिए देखते हैं तो कितना दिया हुआ है, न्यूटन दिया हुआ है कितना, 40 न्यूटन दिया हुआ है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर एम ए, तो F बटा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा ना एम। तो F कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो 40 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका। ठीक है, त्वरण को मीटर पर सेकंड में मापते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का उदाहरण है, मतलब किस गति का उदाहरण है इन चारों ऑप्शन के अनुसार। तो एक भीड़ भाड़ वाले जो सड़क पर एक बस की जो गति होती है, वो गति होती है, कौन सी गति होती है, तो वो असमान गति होती है। कभी 2 के जा रहा है तो कभी 10 के जा रहा है, तो कभी 20 के जा रहा है, कभी फिर 0 के आ जा रहा है, तो ये होता है ना, तो यही है जो असमान गति। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन कहता है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें देखिए और ऑप्शन में बात कर लेते हैं कुछ, जैसे ये जो होता है वृत्तीय गति में क्या होता है, देखिए बात कर लेते हैं वृत्तीय गति का। वृत्तीय गति में क्या होता है कि ये जो होता है वृत्तीय गति में ही केंद्र के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो घूमता है इसका चारों ओर, और बीच में क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन है जो बीच के चारों ओर घूमता है वृत्तीय गति के कारण ही। सूर्य के ग्रह के चारों ओर जो उपग्रह घूमता है, सूर्य के चारों ओर जो उपग्रह गति घूमता है, ये वृत्तीय गति के कारण ही घूमता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा। ये अगर वेग समय ग्राफ है, और वेग समय जब ग्राफ है इस तरह से रहेगा, इधर रहेगा जो वेलोसिटी रहेगा और इधर रहेगा टाइम डिनोट रहेगा। तो वेग समय ग्राफ के समय का जो समानांतर अगर होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, तो जब समानांतर होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, वस्तु का जो है वस्तु नियत वेग से चल रही होती है। ठीक है, जब समानांतर समय के समानांतर होता है तो वस्तु क्या होती है, नियत वेग से चल रही होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कहता है नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो शून्य त्वरण किस में है भाई, तो ये जो त्वरण है जो इसमें, यही त्वरण है जो शून्य त्वरण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है गति का दूसरा नियम। तो गति का दूसरा नियम डैश और डैश के बीच संबंध है। देखिए इससे फार्मूला गति का क्या कितना नियम होता है, सॉरी, गति का जो नियम होता है वो 3 नियम होता है। तो हम लिख के बताते हैं। फर्स्ट नियम जो होता है v बराबर u प्लस एटी होता है फर्स्ट नियम। इसमें क्या होता है कि वेग और समय इसमें ज्ञात होता है।
ठीक है, वेग और समय। ठीक है, वेग और समय इसमें ज्ञात होता है। फिर वेग का दूसरा नियम में कहता है, दूसरा नियम में ही ये होता है एस, यानी कि विस्थापन को एस से इंडिकेट करते हैं। तो एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूपी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है किसका होता है, गति का दूसरा समीकरण। ठीक है, और इससे क्या पता चलता है, इससे जो पता चलता है वे पता चलता है स्थिति और समय की। किसको, स्थिति, स्थिति और समय। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है समय, स्थिति और समय की ज्ञात होती है। ठीक है, चलिए, और वेग का जो थर्ड इक्वेशन है, यानी तीसरा इक्वेशन है जो, ये होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इससे स्थिति और वेग की बात करता है। ठीक है, तीनों बता दिए हैं। अब इससे क्वेश्चन तो छूटना नहीं चाहिए। चलिए बात करते हैं अब संवेग की बात कर लेते हैं। इसमें संवेग बराबर फार्मूला जो होता है क्या होता है, तो संवेग बराबर जो फार्मूला होता है, संवेग बराबर फार्मूला क्या होता है, P बराबर mv होता है ना। ठीक है, तो इसका आंसर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, स्थिति हो जाएगा। स्थिति और समय को दर्शाता है गति का द्वितीय समीकरण। संवेग की बात कर लें, संवेग बराबर P बराबर mv हो गया। अब त्वरण का तो ही मीटर पर सेकंड में ज्ञात करते हैं, इसको मापा जाता है। अब वेग बराबर होता है क्या चीज, वेग बराबर जो होता है विस्थापन, यानी एस इंटू टी, भी बराबर एस इंटू टी। ठीक है, ये होता है वेग बराबर। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। तो चाल के साथ कौन करती है भाई, तो चाल के साथ वेग करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। तो जब निश्चित दिशा में बढ़ती है तो उसे ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है, तो इसे वेग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में, कि वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय इसका बराबर क्या होता है। तो वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय बराबर त्वरण, इसका फॉर्मूला ही होता है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत समय पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ये चारों ऑप्शन में से जो एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध, इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, यही पूछा जा रहा है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो कार का त्वरण शून्य होगा, शून्य तो कभी होगा ही नहीं। काहे कि नियंत्रण जो दौड़ रहा है कार, वो किस स्थिति से दौड़ रहा है, तो जो दौड़ रहा है कार वो नियंत्रण त्वरण पे दौड़ रहा है। तो नियंत्रण त्वरण पे दौड़ेगा तो वेग जो है नियंत्रण बदलता रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात है। 16 में कहता है जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही होती है तो इसका त्वरण पर क्या होगा। तो जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा, तो त्वरण क्या होगा भाई, तो त्वरण जब शून्य होगा। ठीक है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही होती है तो इसका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने के लिए
डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए, जब दूरी और विस्थापन, जब हम लोग, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, दूरी और विस्थापन का जब उपयोग करते हैं तो किसी भी एक वस्तु को गति का वर्णन करने और उसको दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने में किया जाता है, दूरी और विस्थापन में। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्वेश्चन नंबर, कि वेग और समय का गुणनफल क्या होता है भाई। तो वेग और समय का गुणनफल अभी हम बताए थे आप लोगों को कि वेग और समय का जब गुणनफल होता है तो विस्थापन निकलता है। यानी कि एस बराबर क्या बताए थे, वेग और समय का जब गुणनफल होता है, वेग यानी कि वेलोसिटी, टी से टाइम हो गया और एस से विस्थापन हो गया, तो विस्थापन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन 19 कहता है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन कितना हो। जब तय की गई दूरी ये शून्य है तो वस्तु के विस्थापन भी शून्य हो। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एक वस्तु जो ऊपर की ओर फेंका जाता है और 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है और फिर फेंकने वाले के पास आ जाता है। तो देखिए, पॉइंट यहाँ पे यही है कि कोई भी अगर वस्तु है और एक स्थान से चला और वही स्थान फिर वापस चलाया तो इसका जो विस्थापन होता है वो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। वस्तु का विस्थापन, जो वास्तविक विस्थापन होगा वो शून्य होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, विस्थापन की परिवर्तन की दर को कहा जाता है। तो विस्थापन के जो परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, तो विस्थापन और परिवर्तन को दर को जो कहेंगे वेग कहेंगे, त्वरण। और ये त्वरण जो है ये सब बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसे मापा जाता है, मात्रक भी होता है। चलिए, त्वरण में क्या होता है, तो त्वरण बराबर होता है एक फार्मूला, वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 का था, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यदि कोई वस्तु जो है समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है। तो देखिए, अगर कोई वस्तु है और समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे असमान गति कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, असमान गति कहेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी, निरंतर शक्ति प्रदान निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। ठीक है, टी सेकंड में पिंड के द्वारा तय की गई दूरी निम्न में समानुपाती होती है। तो कितना हो जाती है, टी का क्या हो जाती है, 1.5 गुना हो जाती है। ठीक है, 3/2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही तो क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में देखेंगे। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जाती है तो इस स्थिति में क्या होता है, वह गतिशील होती है, तब तो बदलती जाती है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह गतिशील होती है। तो वह गतिशील अगर मोशन में है तब तो ऐसा हो रहा है कि वो मतलब स्थिति को बदलती जा रही है। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में
हुआ परिवर्तन है। तो किसी वस्तु के त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन हो जाएगा? तो इन चारों ऑप्शन में जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। देखिए वेक्टर मात्रा में बता देते हैं। तो वेक्टर मात्रा में कौन कौन आ जाता है बोल देते हैं। तो वेक्टर मात्रा में जो आता है वेग क्या है? वेग जो है वेक्टर मात्रक है। वेग वेक्टर मात्रक है। तो इससे पूछा जा रहा है कौन सा एक वेक्टर मात्रा है। तो देखिए वेक्टर मात्रा की बात करते हैं यानी सदिश राशि की बात करते हैं और अदिश राशि की। तो सदिश राशि में आ जाता है कौन कौन सा? वेग आ गया सदिश राशि, संवेग सदिश राशि, कोणीय वेग सदिश राशि, जितना भी कोणीय संवेग सदिश राशि, कोणीय संवेग बल जो होता है, कोणीय संवेग बल होता है वो भी सदिश राशि होता है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होता है, विद्युतीय तीव्रता सदिश राशि होता है, चुंबकीय तीव्रता सदिश राशि होता है। तो इतना देखिए सदिश राशि से याद रखिएगा। उसके बाद अदिश राशि की यानी कि स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या आ जाएगा? कार्य जो है, दूरी आ जाएगा, समय आ जाएगा, तापमान आ जाएगा, ये सब जो है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद विद्युत धारा याद रखिएगा, ये स्केलर क्वांटिटी है विद्युत धारा। उसके बाद शक्ति, ऊर्जा, चाल, समय, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, तापमान, विद्युत धारा, ये सब जितना भी है वो सब अदिश राशि है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्रेम के संदर्भ में जो फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका वेग कहा जाएगा इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। ठीक है, तो समय जो होता है उसके साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाला जो ग्राफ है उसे क्या कहेंगे भाई? उसे कहेंगे वेग समय ग्राफ कहेंगे। ठीक है, शून्य त्वरण का क्या अर्थ होता है? तो शून्य त्वरण का अर्थ यही होता है कि वस्तु का वेग जो है वो स्थिर होता है, तभी तो शून्य त्वरण होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है। तो धनात्मक त्वरण का अर्थ यही होता है कि वस्तु का जो वेग है ना वो बढ़ जाता है, तो धनात्मक त्वरण होता है। ठीक है, क्या होता है? धनात्मक त्वरण वस्तु का वेग जो है बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, गति का नियम बता चुके हैं, गति का द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम कौन हो जाएगा? तो द्वितीय नियम बराबर क्या होता है? एस बराबर, द्वितीय नियम बराबर होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, ये द्वितीय नियम का है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये क्या बताता है? स्थिति और समय को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि वेग से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में, तो जब शून्य से क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में जो होती है वो होती है समान त्वरण होता है। ठीक है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में होती है सामान्य त्वरण होती है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि डैश वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो दूरी ऐसी भौतिक राशि है जिसको ऋणात्मक से इंडिकेट नहीं करें। ठीक है, ये दूरी है जो पारसेक का सबसे बड़ा यूनिट है।
पारसेक दूरी का सबसे बड़ा यूनिट है पारसेक। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब त्वरण की तो बात करवे किए हैं, वेग परिवर्तन बटा समय होता है त्वरण का। ठीक है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है बल का। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। 34 में कहा गया है कि कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल, कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का जो अनुपात होता है वो अनंत होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है। किसी पिंड का वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील है। तो जब पिंड गतिशील है भाई तो बदलते हुए त्वरण से गतिशील होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर किस हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है कि उसकी क्या बताता है, ताक्षणिक चाल बताता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है। तो एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण जो है इसमें दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा दिया हुआ है भाई, तो ये दिया है v बराबर u प्लस ए टी, गति का फर्स्ट इक्वेशन है। इससे क्या चलता है, वेग और समय ज्ञात होता है। ठीक है, यही एगो सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है तो गति में परिवर्तन होगा। तो गति में क्या परिवर्तन होगा, तो गति में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन होता है -2u का। ठीक है, कि ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकली बोला जा रहा है, तो वर्टिकली जो टकरा के आएगा तो उसका गति में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन होता है -2u। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन 39 कहता है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाएगा, इन चारों ऑप्शन में देखेंगे। तो जब समरूप कहा जाएगा वेग का सिर्फ मान नियत रहे, नहीं, जब मान नियत रहेगा तो कैसा हो जाएगा, तो जब समरूप इसलिए कहा जाएगा वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वेग का जो मान और जब दिशा दोनों सेम रहता है ना तो वेग का समरूप कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। एक समान वृत्तीय गति, जब वृत्तीय गति होती है तो चाल क्या होता है, अचर होता है, और वेग क्या होता है, चर होता है। ठीक है, एक समान जब वृत्तीय गति होती है तो चाल अचर और वेग चर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं कि वेग v से चलती हुई कार का ड्राइवर ए दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है तो उसे निम्नलिखित में से मतलब क्या करना चाहिए। जब कोई भी कार चलाता हुआ कोई किसी भी स्पीड से v से चलती हुई गाड़ी ड्राइवर ए दूरी को अचानक मतलब सामने एक चौड़ा दीवार देखता है तो क्या क्या स्थिति होती है। तेज गति से ब्रेक लगाना चाहिए, तो ये तो बात सही है, लगाना चाहिए तेज गति से। तेज गति से मोड़ लेना चाहिए, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों है जो सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ये भी सही, तो यानी ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों सही होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं कि किसी पिंड का विस्थापन समय के अनुपात
किसी पिंड के विस्थापन समय के अनुपात पाया जाता है। पिंड का डैश रूप, इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा ये पूछा जा रहा है। तो किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो उसे कहा जाता है त्वरण समरूप। ठीक है, क्या कहा जाएगा? त्वरण समरूप कहा जाएगा। और वेग बराबर विस्थापन बटा क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि मुक्त अवस्था में गिरती हुई एक पिंड, मुक्त अवस्था में गिरती हुई एक पिंड के द्वारा तय की गई जो दूरी के समानुपाती होती है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा? तो कह रहा है मुक्त अवस्था में जब गिरती हुई पिंड के द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है गिरने के समय के वर्ग का, गिरने के समय का वर्ग का। ठीक है, यही समानुपाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, यानी 44 कहता है कि मोटर गाड़ियाँ जो होती है ए एंड बी की दूरी समय ग्राफ से पता चलता है। ये देखिए दिया हुआ है समय ग्राफ, और समय ग्राफ जो दिया हुआ है तो इन्हीं समय ग्राफ के अनुसार आंसर देंगे। ये दूरी का है और ये समय चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है कि ए जो है, ए एक समान वेग से चल रही किंतु बी नहीं। ऐसा हो रहा है जी कि ए है जो एक समान वेग से चल रही किंतु बी नहीं। ऐसा हो रहा है नहीं ना। पूरी दूरी तक बी की अपेक्षा ए अधिक वेग से चल रही है। पूरी दूरी तक जो है बी, ए की जो बी है, बी की अपेक्षा ए अधिक वेग से चल रही है। बी की अपेक्षा जो है बी ना अधिक वेग से चल रही है। ये कहाँ से चलेगा? ये भी गलत हो गया, यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत। अब करा पूरी दूरी जो है ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चल रही है। तो देखिए ये जो बी है अधिक वेग से जा रही है और ये है जो कम वेग से जा रही है। तो यही आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 यानी कि 45 कहता है निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? तो वेग हो गया मीटर सेकेंड का और टाइम हो गया सेकेंड का। तो क्या प्रदर्शित करता है? देख लीजिए सामने, ये है जो एक समान, ये जो जब भी देखिए ऐसा लाइन जाएगा तो ये समान जो है एक समान त्वरण इंडिकेट करता है। ठीक है, वेग समय ग्राफ का यही है मेन, इस फिगर को याद रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, जब शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, तो क्या कहते हैं भाई? जब शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती है? समान त्वरण होती है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पे देखिए मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे 47 कर लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि 47 में कि एक वस्तु जो है क्या है? एक वस्तु है, एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, तब क्या होता है? इन चारों ऑप्शन में देखेंगे। जब एक वस्तु असमान वेग है और समान त्वरण है तो क्या हो जाएगा भाई? तो वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। कैसा होगा? रेखीय होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, यानी कि 58 यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे 48 कर लीजिएगा। 48 पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है। तो पिंड का जो त्वरण है जो प्रदर्शित करेगा किससे? डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू एस बाई डी टी एस, डी टी के स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, डी आर स्क्वायर
d² × s/dt², ठीक है, पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि एक कण एक समान वेग से गतिमान है। कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। इन चारों ऑप्शन में देखेंगे कि एक कण है जो एक समान वेग से गतिमान है और कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बोला जा रहा है। तो कौन सा कथन सत्य होगा। तो एक जो कण है एक समान वेग से जब चलेगी तो इसका जो है इसकी त्वरण क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, एक समान वेग से चलेगी तो कण की गति का संबंध में पूछा जा रहा है, तो जब भी एक समान वेग से चलेगी तो इसके त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि एक समान वेग से चलती हुई किसी वस्तु का त्वरण होगा। तो एक समान वेग से चलती हुई किसी वस्तु का जो त्वरण होगा क्या होगा इन चारों ऑप्शन में। तो एक समान जब वेग से चलती है तो किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो किसी वस्तु का त्वरण शून्य होगा, एक समान अभी बताए हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। मंदन का अर्थ डैश त्वरण है। तो मंदन का देखिए, मंदन किसको बोला जाता है। तो देखिए मंदन जब बोला जाएगा जब वेग में परिवर्तन धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों में होता है, तब क्या होता है, वेग में परिवर्तन धनात्मक होता है तो उसका त्वरण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब वेग में परिवर्तन धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है, जब वेग में परिवर्तन धनात्मक होता है तो उसे त्वरण कहेंगे। लेकिन जब वेग में परिवर्तन ऋणात्मक होता है तो उसे क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती है तो वस्तु का या की डैश होगी या डैश होगा। तो क्या होगा भाई, तो ये जो होगा वो एक समान त्वरण से चलेगा। ठीक है, क्या होगा, एक समान त्वरण से चलेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, 53 कहता है कि डैश एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तित की माप है। डैश एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग की परिवर्तन की माप है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, त्वरण जो है, त्वरण एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं। 54 में कहता है एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल जो होता है वो पीछे की दिशा की ओर लग रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि यदि वेग समय ग्राफ, कौन है, वेग समय ग्राफ की अक्ष समानांतर हो तो गति होगी। जब अक्ष समानांतर है तो गति कैसा होगी, असमान होगी। ठीक है, कि वेग समय ग्राफ का जब समय अक्ष समानांतर है, ठीक है, तो गति क्या होगी, तो गति यहाँ पे हो जाएगी जो, वो क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे देखिए गलती हो गया है, यहाँ पे देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है यदि वेग समय ग्राफ जो है अक्ष के समानांतर हो, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो गति होगी। तो जब गति होगी तो एक समान गति होगी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि एक समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद और लकड़ी की गेंद को निर्वात में कह रहा है,
एच ऊंचाई पर गिराया जाता है तो दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में जो लगा समय है वो क्या होगा? जो दोनों है जो एक समान एक ही टाइम पे पहुंचेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर निर्यात नहीं रहता, वही हवा में रहता, तो जो भारी वस्तु रहता तो वो पहुंचता। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे लोहा हो गया और क्या हो गया, रबड़ हो गया, तो दोनों को फेंकेंगे हवा में तो लोहा पहले पहुंच जाएगा। अगर निर्यात नहीं दिया हुआ रहेगा तब, अगर निर्यात में दिया हुआ रहेगा तो दोनों वस्तु साथ में गिरेगी। ठीक है, चाहे वो हल्का हो चाहे भारी हो, उससे कोई लिया दिया नहीं रहता। निर्यात की जब बात कर देती है तब, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है और आज का है जो सबसे अंतिम क्वेश्चन है। 57 में कहता है कि एक समान त्वरण गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है। तो एक समान, देखिए, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या होगा? सरल रेखा में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा में होता है। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, इस सरल रेखा में इस तरह से जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से सरल रेखा, देखिए यही है। तो यही पूछा रहा है, एक समान त्वरित गति से वेग समय जो ग्राफ होता है, यहाँ पे वेग हो जाएगा और यहाँ पे समय हो जाएगा। ठीक है, यही जाएगा एक समान त्वरण। ठीक है, सरल रेखा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को क्या कीजिएगा आप लोग? सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।